नमस्कार। परिवर्तन क्लासेस मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। जीव विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका, और लास्ट क्लास में कोशिका टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे कोशिका के प्रमुख अंगों के बारे में। और कोशिका के प्रमुख अंगों के अंतर्गत हम लास्ट क्लास में लाइसोसोम तक पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम आज क्लास शुरू करेंगे, और जिसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे कोशिका के अन्य प्रमुख अंगों के, उनके फंक्शन के और उनकी संरचना की। और आज हम बात करेंगे रिक्तिका की। रिक्तिका जिसे रसधानी भी कहा जाता है, रिक्तिका को रसधानी भी कहते हैं, रसधानी या वैक्यूल भी कहा जाता है। इसकी खोज, अगर इसकी खोज की बात की जाए, खोज, रिक्तिका की खोज 1776 ईस्वी में एक वैज्ञानिक स्पैनलजी द्वारा किया गया था। स्पैनलजी द्वारा, यानी रिक्तिका को सबसे पहले स्पैनलजी ने एक प्रोटोजोआ में खोजा था। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रिक्तिका या रसधानी की खोज किसमें की गई थी, तो रिक्तिका या रसधानी की खोज एक प्रोटोजोआ में की गई थी, और इसको खोजा गया था स्पैनलजी द्वारा 1776 ईस्वी में। यह मुख्य रूप से, रिक्तिका मुख्य रूप से केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन कुछ जंतु कोशिकाएं इसकी अपवाद होती हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका एक बड़ा कोशिकांग होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में अगर रिक्तिका पाई जाती है तो यह एक छोटा कोशिकांग होता है। पादप कोशिकाओं में एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग सबसे अधिक स्थान घेरता है। तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिका सबसे अधिक स्थान घेरती है, सबसे अधिक स्थान घेरती है। सबसे अधिक स्थान घेरने वाला कोशिकांग है, देखिए ये एक पादप कोशिकांग है, पादप कोशिका है, जिसके अंदर इसके पादप कोशिका के प्रमुख अंग है, और इसमें ये वाला जो कोशिकांग है इसी को रिक्तिका कहा जाता है, वैक्यूल कहा जाता है। और यह पादप कोशिकाओं में सर्वाधिक स्थान घेरती है। लेकिन यह पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग नहीं है। यह पादप कोशिका का एक बड़ा कोशिकांग जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा कोशिकांग नहीं है। सबसे बड़ा कोशिकांग होता है लवक, लवक प्लास्टिड, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह एक दोहरी झिल एक इकहरी और अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है रिक्तिका पादप कोशिकाओं में। अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी संरचना होती है, झिल्ली से घिरी संरचना होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो उस अर्धपारगम्य झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो रिक्तिका क्या है? रिक्तिका पादप कोशिकाओं में, मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक कोशिकांग है, जो पादप कोशिकाओं में सर्वाधिक स्थान घेरता है। जल, शर्करा तथा एंजाइम का भंडारण इसमें होता है। इसके साथ साथ रिक्तिका में ही कई प्रकार के खनिज लवणों का और कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों का भी भंडारण होता है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका के अंदर ही जल, शर्करा, एंजाइम, इसके साथ साथ कई कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का भी भंडारण होता है। इसलिए रिक्तिका को पादप कोशिका का भंडार गृह कहा जाता है, भंडार घर कहा जाता है। पादप कोशिका का भंडार घर कहा जाता है, भंडार घर कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि पादप कोशिकाओं में किस कोशिकांग को कोशिका का भंडार गृह कहा जाता है, तो वह कहा जाता है रसधानी या रिक्तिका को। क्यों? क्योंकि इसी रिक्तिका में जल, शर्करा तथा एंजाइम और अन्य कार्बनिक अकार्बनिक खनिज लवणों का भंडारण पाया जाता है।
अगर इसके कार्य की बात करें, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका के कार्य की बात करें, तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का कार्य हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करना तथा जल संतुलन को बनाए रखना है। पादप कोशिका में रिक्तिका का वही काम होता है जो जंतु कोशिका में लाइसोसोम का होता है। लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में बाहर से आने वाले जीवाणुओं का भक्षण करता है, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करता है। उसी तरह रिक्तिका भी पादप कोशिकाओं में पहुंचने वाले या पादप कोशिकाओं में उपस्थित विषाक्त पदार्थों को नष्ट करता है। रिक्तिका में एक रिक्तिका रस पाया जाता है जिसे कोशिका रस भी कहा जाता है, जिसमें अनेक खनिज लवण जैसे क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट, ग्लूकोज, नाइट्रेट, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट तथा कई अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यानी इन्हीं का भंडारण होता है, इन्हीं का स्टोरेज होता है रिक्तिका में। इसी कारण से इसे पादप कोशिका का भंडार गृह कहा जाता है। रिक्तिका के कारण ही सूखी लकड़ी पानी पर तैरती है। जब पादप कोशिकाओं में रिक्तिका के अंदर भरे हुए तरल पदार्थ सूख जाते हैं, और ऐसा होता है जब पादप कोशिका लकड़ी को काट दिया जाता है, पौधों को काट दिया जाता है, तो काटने के बाद वो सूखने लगते हैं, जिसके कारण उनकी रिक्तिका में उपस्थित जो तरल पदार्थ होते हैं वो सब सूख जाते हैं। सूखने के बाद उसमें हवा भर जाता है, जिसके कारण से सूखी हुई लकड़ी पानी पर तैरती है। सूखी हुई लकड़ी पानी पर तैरती है। आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे सूत्र कणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसकी खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा नामकरण किया था सी बैंडा ने। सी बैंडा का पूरा नाम है कार्ल सी बैंडा। देखिए, खोज किया था कोलिकर ने, नामकरण किया सी बैंडा ने, लेकिन इसका वर्णन दिया था अल्टमैन द्वारा। इसका वर्णन किया गया था अल्टमैन द्वारा। यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है जो वसा तथा प्रोटीन से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है जो फास जो वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है। नीले हरे शैवाल तथा बैक्टीरिया को छोड़ करके यह सभी पादपों एवं जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है। नीले हरे शैवालों एवं पादप कोशिका को छोड़ करके यह सभी, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, सब में उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगर इसके रासायनिक संगठन की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया किससे मिलकर बना होता है या इसमें क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व प्रोटीन है। प्रोटीन इसमें 65 से 70% तक पाया जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दूसरे स्थान पर फास्फोलिपिड है 25%, 0.5% आरएनए पाया जाता है तथा कुछ मात्रा में डीएनए भी उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में कोशिकीय श्वसन का केंद्र होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत ग्लूकोज को एटीपी में बदला जाता है। कोशिकीय श्वसन के दौरान ही माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और वह ग्लूकोज बर्न होकर एटीपी में बदल जाता है, और इसी एटीपी को ऊर्जा कहते हैं। जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है।
एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला कोशिकांग है गोल्जी काय। गोल्जी काय जिसकी खोज की थी कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी द्वारा 1898 में की गई थी और यह जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। इसके कई नाम हैं। अगर इसके अन्य नामों की बात की जाए तो इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, इसे डाल्टन सम्मिश्रण भी कहा जाता है, इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम डिक्टियोसोम भी है और ट्रोफोस्पोन्जियम भी है। पादप कोशिकाओं में जो गाल्जी काय पाया जाता है उसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। पादप कोशिकाओं के गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। डिक्टियोसोम कहा जाता है। डिक्टियोसोम या गोल्जी काय एक चपटी मुड़ी हुई थैली नुमा संरचना होती है। यानी ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है। ये जो गोल्जी काय है इसका आकार थैली नुमा होता है और इस थैली नुमा संरचना को सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी संरचना कहा जाता है। यानी सवाल पूछा जाता है कि कोशिकाओं में कौन सी कोशिकांग की संरचना सिस्टर्नी कोशिकाएं कहलाती हैं, तो सिस्टर्नी कोशिकाएं यही गोल्जी काय कहलाता है, क्योंकि इसकी जो थैली नुमा जो संरचना होती है इसी को सिस्टर्नी कहा जाता है। इसका कार्य, अगर कार्य की बात करें तो इसका कार्य है विभिन्न कोशिकीय पदार्थों जैसे प्रोटीन, वसा तथा एंजाइम का स्राव करना तथा इसके साथ साथ उनका भंडारण भी करना है। इनकी थैली नुमा संरचना में ही इन पदार्थों का भंडारण भी होता है। इसके साथ साथ उत्सर्जी पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना भी गोल्जी काय का कार्य होता है। यह गोल्जी काय किसी भी कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। इसीलिए गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका के अंदर कोशिकीय पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कोशिका विभाजन के समय कौन सा कोशिकांग प्लेटों का निर्माण करता है? तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेटों का निर्माण इसी गोल्जी काय द्वारा किया जाता है, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक ऐसा कोशिकांग है जिसे सार्वभौमिक कोशिकांग कहा जाता है। सार्वभौमिक कोशिकांग कहा जाता है। अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जी.ई. पैलेट द्वारा 1955 में की गई थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। किसी भी कोशिका का, चाहे वह जंतु कोशिका हो चाहे वह पादप कोशिका हो, इन दोनों का अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कोशिकांग सबसे छोटा कोशिकांग है, तो वह सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। और इसका निर्माण प्रोटीन तथा आरएनए से केंद्रक में होता है। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, तो राइबोसोम का निर्माण होता है प्रोटीन प्लस आरएनए से। और कहाँ होता है? तो राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रक में। राइबोसोम को सार्वभौमिक कोशिकांग कहा जाता है। यूनिवर्सल सेल ऑर्गन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका चाहे जैसी भी हो, पादप कोशिका हो, जंतु कोशिका हो,
प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, सभी प्रकार की कोशिकाओं में कोई कोशिकांग पाया जाए या न पाया जाए, लेकिन राइबोसोम हर प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है, हर जगह उपस्थित होता है। जहां कोशिका होगी वहां राइबोसोम उपस्थित होगा। इसलिए राइबोसोम को सार्वभौमिक कोशिकांग कहा जाता है। हर प्रकार की कोशिका में उपस्थित होता है, कोशिका में उपस्थित होता है। इसलिए इसे सार्वभौमिक कोशिकांग कहा जाता है। इसके साथ साथ ही चूंकि यह कोशिकीय प्रक्रिया के लिए, कोशिकीय कार्यों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, कोशिकाओं में प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है, और किसी भी कोशिका के लिए प्रोटीन एक ईंधन का काम करता है। इसलिए इसे यानी राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है, तो कोशिका का इंजन कहा जाता है राइबोसोम को। अगर हम बात करें राइबोसोम्स के प्रकार की, तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। इस 70S और 80S में यह जो S है, इस S का मतलब है स्वेटबर्ग यूनिट। स्वेटबर्ग यूनिट, उसी का S लेकर इसको नाम दिया गया है 70S तथा 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। ध्यान से सुनिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रो 70S राइबोसोम कहाँ उपस्थित होता है, किस कोशिका में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। 80S राइबोसोम मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और 80S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो 70S राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के ही माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, लेकिन फिर भी इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अगर बात की जाए राइबोसोम्स के कार्य की, तो राइबोसोम्स का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना तथा कोशिका के अंदर प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करना। इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, यानी राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड लवक जो मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और यह पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। प्लास्टिड या जिसे लवक भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कुछ एकाध जंतु इसके अपवाद हैं, जैसे यूग्लिना और पैरामीशियम। मुख्य रूप से यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जिसमें लवक पाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। सबसे छोटा कोशिकांग हम बता चुके हैं राइबोसोम्स होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। जंतु कोशिका का जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या हमने बताया था पिछले क्लास में, केंद्रक होता है। केंद्रक होता है पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग।
लवक होता है, प्लास्टिड होता है, और जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा कि दोनों का सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है, तो दोनों का, चाहे पादप कोशिकांग हो चाहे जंतु कोशिकांग हो, सबसे, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटे का कोशिकांग राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम होता है। अब बात करें अगर इसके खोज की, तो इसकी खोज 1865 ईस्वी में हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक की खोज, प्लास्टिड की खोज 1865 ईस्वी में हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और कब किया गया था, तो लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था, सिम्पर ने किया था। खोजा था हैकल ने, लेकिन लवक शब्द को परिभाषित किया था, लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सिम्पर ने। अगर पूछा जाएगा कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्रथम को कहा जाता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, तथा तीसरा है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इनका कार्य कैसा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।